ये आपके दैनिक जागरण की संपादकीय पाठ की क्लास है आज की। और मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि इस तरह के जो एडिटोरियल रहते हैं, आर्टिकल रहते हैं, वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो काफ़ी मदद पहुँचाते हैं। और इंटरव्यू में भी आप लोगों को मदद मिलती है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से हासिल होती है किसी भी टॉपिक पर। एमएसपी से लाभ कम, हानि अधिक। अभी आप देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की बात हो रही है। किसान कह रहे हैं कि जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रखा है, इस पर एक कानून बना दीजिए। अगर उस कानून आने के बाद अगर कोई एमएसपी से कम में फसल खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसानों की मांग है। तो पंजाब के किसान संगठनों की कुछ कुछ मांगे सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही हैं। ये मांगे फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाने की मांग, अब उन्हें लागत से 1.5 गुना करने, सभी 23 फसलों पर कानून पर लागू करने और अनाज व्यापारियों के लिए भी बाध्यकारी बनाने की गारंटी देने में बदल गई हैं। इसका कानून बनाने और विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर होने की मांग भी जोड़ दी गई है और किसानों को पर्यावरण कानूनों के दायरे से बाहर रखने की मांग भी शामिल की गई है, जो घातक होती जा रही जलवायु को देखते हुए बेहद चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए अमेरिका, चीन और यूरोप समेत विश्व भर के देशों ने किसानों को उपज का एमएसपी देना बंद करते हुए पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की शर्तों पर सीधी आर्थिक सहायता देना शुरू किया है। जबकि भारत के किसान पर्यावरण की बात किए बिना केवल एमएसपी बढ़वाने पर तुले हैं। सवाल यह नहीं है कि देश के पास सभी फसलों पर किसान की लागत से 1.5 गुना एमएसपी की गारंटी देने का सामर्थ्य है या नहीं। इससे महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कितनी, और उसका बुरा असर किस वर्ग पर होगा। सवाल यह है कि एमएसपी की गारंटी के लाभ और नुकसान क्या है। देखिए, डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? डब्ल्यूटीओ का। इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अमेरिका, यूरोप और चीन के अनुभवों से सिद्ध हो चुका है कि एमएसपी के लाभ कम और ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा है। उपज पर समर्थन मूल्य की सहायता सबसे पहले अमेरिका ने शुरू की थी। हालांकि जल और जमीन के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण से बड़े अनाज, डेयरी और मांस के उत्पादन से बाजार भाव तेजी से गिरने लगे और अमेरिका को 2 दशकों के भीतर ही समर्थन मूल्य की नीति छोड़कर सीधे नगद सहायता की नीति अपनानी पड़ी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने साझा मंडी के रूप में समर्थन मूल्य की नीति शुरू की और जिसे अति उत्पादन और पर्यावरण के संकट से निपटने के लिए नगद सहायता नीति में बदला गया। और इसी तरह चीन में माओ की विनाशकारी नीतियों से बर्बाद हुई खेती को पुनर्जीवित करने के लिए समर्थन मूल्य नीति शुरू की गई, जिसे बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण नगद आर्थिक सहायता में बदलना पड़ा। और अब अमेरिका, यूरोप और चीन में किसानों को उपज के बाजार भाव में आने वाली गिरावट के बराबर नगद आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले कृषि उपज के कुछ वर्षों के भाव का औसत निकाल लिया जाता है, फिर फसल के समय बाजार भाव औसत भाव से कम हो जाने पर दोनों का अंतर जमीन के आकार से गुणा करके सहायता राशि के रूप में दे दिया जाता है। और जिस किसान के पास जितनी जमीन है उसे उतने ही गुना सहायता मिलती है। यूरोप और चीन में किसानों को मिलने वाली इस सहायता के साथ जैव विविधता, जलवायु की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरा शक्ति की रक्षा जैसी कई शर्तें भी जोड़ी गई हैं, ताकि किसान बदल बदल कर फसलें उगाए और रासायनिक खादों, कीटनाशकों और पानी का किफायती के साथ प्रयोग करे। अपने देश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में किसानों ने एमएसपी के साथ साथ मुफ्त या फिर सस्ती बिजली, सस्ती खरीद खाद और कीटनाशक मिलने के कारण धान और गन्ने जैसी पानी की भारी खपत वाली फसलें उगाकर भूजल का स्तर पाताल में पहुंचा दिया है। और इससे उर्वरा शक्ति का भी आप देखेंगे ह्रास हुआ है। हरित क्रांति के अग्रदूत पंजाब की लगभग 39% जमीन उपजाऊ शक्ति गंवाकर खारी हो चुकी है और राज्य के अधिकतर ब्लॉकों में भूजल स्तर 150 से 200 मीटर नीचे चला गया है और जिससे भविष्य में जमीन के बंजर हो जाने का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नहरी सिंचाई वाले इलाकों में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। औसत पैदावार की रफ्तार भी थम गई है। भारत में गेहूं की औसत उपज 3.5 टन प्रति हेक्टेयर तक ही पहुंच पाई है, जबकि जर्मनी में 8 टन, रूस और यूक्रेन में 5-5 टन और अर्जेंटीना, और आप देखेंगे कि
अर्जेंटीना अमेरिका में 4 टन प्रति हेक्टेयर से ऊपर है। भारत में आप देखिए लागत भी इन सब से अधिक है और इसलिए यहाँ के किसान एमएसपी बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। और यह तो तब है जब किसानों को बिजली, खाद, पानी और बीज और ऋण रियायती दरों पर मिलते हैं। खेत मजदूरी अमेरिका यूरोप के 20वें हिस्से के बराबर है। खेती की कमाई पर टैक्स भी नहीं है। यदि इन सब की कीमत भी लागत में जोड़ ली जाए तो भारत की कृषि उपज काफ़ी महंगी साबित होती है। खाद, बीज, बिजली, पानी, लोन के रियायती दाम पर मिलने मजदूरी सस्ती होने और उपज के से लिए समर्थन मूल्य मिल जाने की वजह से किसान अपनी लागत में किफ़ायती बरतने उपज बढ़ाने की पूरी कोशिश नहीं करते हैं और जिससे ज़मीन और जलवायु पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यदि एमएसपी को लागत से 1.5 गुना तय कर दिया गया तो लागत में किफ़ायती बरतने की कोई वजह ही नहीं बचेगी और बिजली, पानी, खाद की फिजूल खर्ची बढ़ती जाएगी। और क्योंकि किसान को अपनी उपज की लागत से 1.5 गुना कीमत निश्चित रूप से मिलती रहेगी और जिस इसकी इसकी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ेगी और इससे महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था धीमी आप देखेंगे पड़ेगी और इसकी सबसे बुरी मार किसानों की उस बड़े वर्ग को झेलनी पड़ेगी जिसके पास छोटी जोत है। भारत के अनुमानित 14.5 करोड़ किसानों में से 10 करोड़ किसान इसी वर्ग में आते हैं और जिनके पास बेचने लायक उपज ना के बराबर होती है। यदि देश के अधिकांश किसानों की मदद करनी है तो एमएसपी और रियायती बिजली, पानी और खाद जैसी सब्सिडियों की जगह सीधे आर्थिक सब्सिडी पर विचार करना होगा। देश विदेश में अनेक शोधपत्रों से सिद्ध हुआ है कि सीधी आर्थिक सब्सिडी अधिक समावेशी और कारगर है। इस सब्सिडी के साथ जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण और फसल विविधता की शर्तों को भी जोड़ा जाए ताकि जरूरत का हर अनाज पैदा हो सके और खाद्य तेल के आयात पर भारी व्यय ना करना पड़े और बचे हुए वित्तीय संसाधनों को सरकार उन्नत बीज विकास, मृदा संरक्षण और देहात में रोजगार की योजनाओं पर खर्च कर सकती है। लेखक और आप देखेंगे कि बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं। पेपर लीक ना होने की भी गारंटी मिले। ये आप देख रहे हैं कि हर राज्य में आप लोग पेपर दे के घर नहीं पहुंच पाते हैं और आपको मालूम चलता है पेपर में धांधली हो चुकी है, पेपर आउट हो चुका है। पिछले दिनों 4 पालियों में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते निरस्त कर दिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच करा रही है और उसकी छात्रों को 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा दिया है। सरकारी नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना है जिसे साकार करने के लिए छात्र खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके बरसों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। माता पिता द्वारा उन पर खर्च किया गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। जो भी उम्मीदवार दूर दराज से परीक्षा देने आते हैं उनके आने जाने और रहने का पूरा खर्चा बर्बाद हो जाता है। हालांकि सरकारें इसे लेकर गंभीरता दिखाती हैं और फिर भी पेपर लीक रोकने के उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बात यहाँ नियत और नीति दोनों की है जिसका जवाब युवा बरसों से तलाश रहे हैं और हर बार जब तक जांच होती है तब तक पेपर लीक की दूसरी घटना घटित हो जाती है। और आप देखेंगे कि राज्यों में भले ही सरकारें अलग अलग पार्टी की हों मगर उनमें पेपर लीक का सिस्टम एक जैसा ही है। पिछले 7 वर्षों में ही देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बीएड प्रवेश परीक्षा, यूपी टेट एवं सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए हुई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। राजस्थान में एलडीसी, कांस्टेबल, पटवारी, लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर एवं रीट परीक्षा के पेपर लीक हुए। गुजरात में टेट हो गया, मुख्य सेविका, गैर सचिवालय क्लर्क और हेड क्लर्क, सब ऑडिटर, वन रक्षक एवं पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जूनियर क्लर्क की भर्ती के पेपर लीक हुए। ऐसे ही बंगाल में डीएलएड पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी परीक्षा, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जेओए आईटी की भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, तमिलनाडु में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा तथा उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तर के पदों के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। पंजाब और हरियाणा में तो यह एक तरह से रिवाज जैसा बन गया है और इनसे लगभग करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के करियर प्रभावित हुए हैं क्योंकि उन्हें पेपर ना लीक होने देने की गारंटी नहीं दी जा सकती
और पेपर लीक ना रोक पाना संबंधित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और सरकारों की एक बड़ी नाकामी है। ये केवल परीक्षा व्यवस्था में खामी का मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाला एक अत्यंत जघन्य अपराध है। भारत एक युवा देश है। युवाओं के सपने भी बड़े हैं, वे परिश्रमी एवं प्रतिभाशाली हैं और तमाम कठिनाइयों एवं अभावों से संघर्ष कर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अव्वल तो देश में भर्ती परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं है, और जब होती भी हैं तो पेपर लीक की भेंट चढ़ जाती है। पेपर लीक के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कुछ राज्य सरकारों ने सख्त कानून भी बनाए, लेकिन इन कानूनों के बावजूद पेपर लीक बदस्तूर जारी है। स्कूली बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक होने की समस्या भी आम है। हाल में केंद्र सरकार ने भी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 बनाया है, और इसमें किसी परीक्षा में कदाचार में मदद पहुंचाने वालों को 3 से 10 साल की जेल और भारी जुर्माने तक के प्रावधान है। यह कानून केंद्र सरकार और उसकी टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली ज़्यादातर केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होगा। फिर भी सिर्फ कड़ी सजा के प्राविधान भर से इस समस्या का कोई प्रभावी हल नहीं निकलने वाला है। देश में ऐसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए जो संघ लोक सेवा आयोग की तरह निश्चित समय पर प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाएं कराएं और उनके परिणाम भी तय समय में घोषित हों। इसके साथ ही भर्ती आयोगों में राजनीतिक संपर्कों वाली नियुक्तियां पूरी तरह बंद होनी चाहिए। परीक्षा आयोग का अपना पेंटिंग प्रेस होना चाहिए। 1 घंटे पूर्व प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी को कोड लॉक के माध्यम से सीधे परीक्षा केंद्र पर भेजा जाना चाहिए, और परीक्षा केंद्रों में मौजूद अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र वही प्रिंट करके वितरित किया जाना चाहिए। इस विधि से प्रश्न पत्रों को छापना थोड़ा महंगा जरूर होगा, लेकिन परीक्षाएं सुरक्षित और लीक प्रूफ होंगी। इसी तरह प्रश्न पत्रों के कई सेट बनाए जाने चाहिए। यह आवश्यक है कि पेपर लीक के मामलों को 1 महीने के भीतर निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित की जाए। किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने की पर सिर्फ संबंधित आरोपितों पर कार्रवाई न हो, बल्कि उस कोचिंग संस्थान को भी बंद किया जाना चाहिए। पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उनके वितरण तक की प्रक्रिया में सैकड़ों लोग शामिल रहते हैं। ऐसे में कोई एक कमजोर कड़ी भी दबाव या प्रलोभन में पेपर लीक जैसे गुनाह कर बैठती है। इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चूंकि हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए आज भारत में स्टार्टअप और स्वरोजगार का चलन तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से युवा प्राइवेट नौकरियों को तवज्जो दे रहे हैं। फिर भी जो छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी में जीवन खपा देते हैं, उनके साथ पेपर लीक का मजाक बंद होना चाहिए और सरकारों को इसकी गारंटी देनी चाहिए। लेखक जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर विजय कुमार तिवारी, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। इस तरह के आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना है, और जिससे क्या रहेगा, आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि इस पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये उपाय जो बताए गए ना, इन्हें आप भी बता सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। अध्यात्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए 4 मार्ग ध्यान, ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग बताए गए हैं। ज्ञान योग में मनुष्य ग्रंथों और गुरु से ईश्वर संबंधी ज्ञान अर्जित कर ईश्वर भक्ति करता है, और इसी प्रकार कर्म योग में मनुष्य कर्म फल को ईश्वर को समर्पित पर कर स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता है। भक्ति योग में व्यक्ति सीधे भक्ति द्वारा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है, परंतु इनमें सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर भक्ति के लिए तैयार करता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि मन को सम स्थिति में ना ला, और इसके बिना व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित नहीं कर पाता है, क्योंकि मन में उथल पुथल चलती रहती है। और सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर युग में पूजन के जरिए मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर सकता था, और परंतु कलयुग में यह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें पाप हर जगह व्याप्त है, जिस पर विजय प्राप्त करना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। इसलिए मन और अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को पहले यम यानी कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय तथा नियम यानी सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान के जरिए अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। अपरिग्रह का तात्पर्य जरूर से ज़्यादा संग्रह ना करना, और अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। इन सिद्धांतों का पालन करने से मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। फिर संतोषी होकर वह स्वयं का अध्ययन करता है, वह ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। कलयुग में मनुष्य भौतिकता की प्रधानता के कारण काम, क्रोध और मोह आदि बुराइयों में जकड़ा रहता है। इस स्थिति में वो उसका मन ईश्वर भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता, और इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम यम और नियम द्वारा स्वयं को सम स्थिति में लाना चाहिए, और इसके बाद उसमें स्वतः ही भक्ति जागृत होगी। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इस संकट में हिमाचल प्रदेश सरकार, जो आप देखते हैं कि बताया ना आप लोगों को,
कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी वाले उम्मीदवार को वोट दे दिया राज्यसभा में, तो लग रहा है यहाँ, लेकिन देखते हैं, गिरेगी तो मालूम चलेगा। राजनीति हो रही है। बिजली पर राहत, तो हरियाणा सरकार ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। और हरियाणा ने सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की ढाणियों और डेरों को बिजली कनेक्शन के लिए नियम बदलने का सराहनीय निर्णय लिया है। डेरों और ढंडियों में बिजली कनेक्शन नहीं होने से वहां रह रहे लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही थी। सुरक्षा को लेकर भी समस्या पैदा हो रही थी। पानीपत में पिछले दिनों 2 डेरों पर हुई लूटपाट, दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद यह बात सामने आई थी कि बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से वहाँ CCTV नहीं लगे थे। खेतों में बने डेरों में कुछ ने नलकूप के कनेक्शन से जोड़कर काम चलाऊ तरीके से बिजली ली जा रही थी, और अब वही वहाँ सही तरीके से बिजली कनेक्शन लिए जा सकेंगे। कनेक्शन शुल्क में छूट का भी लाभ होगा। लोग सही तरीके से बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ढानियों और डेरों में कनेक्शन नहीं होने से बिजली की चोरी भी हो रही थी। कनेक्शन मिलने से इस पर अंकुश लगेगा और बिजली निगमों को भी लाभ होगा। और इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से बिजली बिलों में न्यूनतम सीमा समाप्त करने का भी स्वागत योग्य कदम है। इससे कमजोर आर्थिक रूप और वर्ग और गरीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दरअसल प्रदेश में बिजली सुधारों को लेकर उल्लेखनीय कार्य हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल जमा करने और बिजली चोरी के मामले कभी बड़ी समस्या थे, और ये बिजली निगमों का घाटा बढ़ाने के लिए भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। देर रात तक जागने की खराब आदत देख लीजिए। गत दिनों लखनऊ की 10वीं की एक छात्रा को बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए रात भर जाकर पढ़ाई करने के लिए एंटी स्लीप दवा लेना पड़ गया, और दवा की ज़्यादा मात्रा के कारण उसके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया, और जिसके कारण उसे सर्जरी करवानी पड़ी। छात्रा काफ़ी समय से एंटी स्लीप गोलियां ले रही थी। देश में परीक्षाओं के समय में दबाव बढ़ने के कारण छात्रों में इन दिनों देर रात तक पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके लिए वे एंटी स्लीप दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह सच है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों में आजकल अत्यधिक चिंता होती है। वे अच्छे अंक प्राप्त करने और अपने माता पिता और शिक्षकों की अपेक्षाओं को पूरा करने को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं। इसलिए परीक्षा की तैयारी करने के दौरान छात्र अक्सर देर रात तक जागकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन रात में पढ़ाई करने के दौरान उन्हें नींद आती है। बच्चे चाहते हैं कि उन्हें नींद ना आए ताकि वे अधिक से अधिक समय तक पढ़ाई कर सकें। इसके लिए वे एंटी स्लीप गोली लेने लगते हैं। इसके लिए वे ना तो डॉक्टर की से सलाह लेते हैं और ना ही घर वालों से कुछ बताते हैं, और इन दवाओं का सेवन करने से मस्तिष्क को आराम नहीं मिल पाता, जो छात्रों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होता है। छात्रों में पनप रही यह प्रवृत्ति न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बिना डॉक्टर सलाह के एंटी स्लीप दवाओं की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। दरअसल हमारी स्कूली शिक्षा पद्धति ही कुछ इस प्रकार की है कि बच्चों पर अच्छे नंबर लाने का दबाव बढ़ जाता है, इसलिए वे दिन रात पढ़ाई में लगे जाते हैं, और जिस कारण उन्हें इस प्रकार के गलत तरीके अपनाने के लिए विवश होना पड़ता। बहुत से बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल परीक्षा के ही समय उसमें पढ़ाई करने की चिंता जागृत होती है। ऐसे बच्चे भी इस प्रकार के गलत तरीके अपनाते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बच्चों को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, और नियमित रूप से पढ़ाई करने पर उन्हें अपने विषय को बेहतर ढंग से समझने और याद करने में मदद मिलेगी। परीक्षा से पहले अच्छी नींद लेना महत्वपूर्ण होता है। नींद की कमी एकाग्रता और याददाश्त को कम कर सकती है। परीक्षा के समय स्वस्थ भोजन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ भोजन छात्रों को ऊर्जावान और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। परीक्षाओं के दौरान तनाव होना स्वाभाविक होता है, और इसको कम करने के लिए योग, ध्यान या फिर व्यायाम करना चाहिए। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं ही जीवन नहीं, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य और खुश रहना अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से कहता भी हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप लोग रात में 10 से 11 बजे तक हर हाल में सो जाइए, और सुबह 4 से 5 बजे हर हाल में उठ जाइए। आप ये रूटीन बनाइए, और डेली आप लोगों को पढ़ना है, कभी आपको गैप नहीं करना है। कोई काम आ जाता है महीने में 1-2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेली पढ़ेंगे तो आप पर दबाव कम रहेगा। ये काम आप करिए, सुबह जितने जल्दी हो सके सो उठिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि वो भैया हम सिगरेट इसलिए पीते हैं कि वो नींद नहीं आती है। अरे भाई सोइए, नींद ना आए हमें, हम और पढ़ सकें। नहीं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रात में 10 से 11 बजे तक हर हाल में सो जाइए, सुबह 4-5 बजे उठ जाइए, और फिर अपना ईमानदारी से पढ़ाई करिए। आपके पास बहुत टाइम है। मैं वो 18 घंटे वालों में नहीं हूँ कि 18 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए। अगर 6 से 8 घंटे भी आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन नियमित रूप से डेली आपको इतना पढ़ना है। ये भी आप देखिए कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल जो प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, उस पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके रख लिया करिए, पढ़ लिया करिएगा। नए अंतरिक्ष से उठ गया पर्दा, एक गगनयान की बात हो रही है, गगनयान मिशन की।
अच्छा आर्टिकल है, इसे भी आपको पढ़ना चाहिए। तो अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल होने की राह पर अग्रसर है। देश की पहली मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी तेजी से चल रही है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रसाद प्रताप और बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला इस मिशन के सदस्य हैं। और इन सदस्य अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये 4 नाम या 4 इंसान नहीं, ये 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्तियां हैं। 40 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा और रॉकेट भी हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो चीफ एस स्वामीनाथन ने इन अंतरिक्ष यात्रियों की वर्दियों पर सुनहरे पंखों की डिजाइन वाला बेज विंग लगाते हुए इन्हें भारत का सम्मान बताया। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसरो के मैन मिशन के तहत इन चारों में से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजा जाएगा। इसरो इस मिशन के लिए पिछले 2 वर्षों से निरंतर परीक्षण कर रहा है और अब तक उसमें कई महत्वपूर्ण कामयाबियां भी मिली हैं। मसलन पिछले साल अक्टूबर में हुए एक महत्वपूर्ण परीक्षण में यह बात स्पष्ट हुई कि रॉकेट में गड़बड़ी होने पर भी चालक दल सुरक्षित बाहर निकल सकता है। और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी राहत की बात ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के हौसले को नए पंख देने की भी बात है। इसरो इस साल एक टेस्ट फ्लाइट के तहत रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। उसके बाद 2025 में इन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। मालूम हो कि इन अंतरिक्ष यात्रियों को बेहद मुश्किल शारीरिक और मानसिक परीक्षणों के बाद चुना गया है। इन्हें एयरफोर्स पायलटों के एक बड़े समूह से छांट कर लिया गया है। इनकी रूस में 13 महीने तक कठिन ट्रेनिंग हो चुकी है। अब ये भारत में भी उसी ट्रेनिंग को जारी रखे हुए हैं। इसरो ने अपने इस महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि वास्तव में भारत की पहली मानव उड़ान को सफल बनाने के लिए ये अंतरिक्ष यात्री कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इस वीडियो में इन्हें जिम में पसीना बहाने से लेकर स्विमिंग और योगा जैसे व्यायाम करते देखा जा सकता है। साथ ही यह भी नोट किया जा सकता है कि केवल इन अंतरिक्ष यात्रियों में ही नहीं, इनके मिशन के साथ जुड़े हर भारतीय के चेहरे पर एक विशेष रोमांच और गर्व का भाव है। वास्तव में महान राष्ट्रों की निशानी यही है कि उन्हें कामयाबी रोमांचित भी करती है और यह उनका कायाकल्प भी करती है, ठीक वैसे ही जैसे महान देश आपदा में एकजुटता दिखाते हुए उससे पार पाते हैं। इसरो का यह मिशन ऐसा है कि इससे केवल भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को ही छलांग लगाने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि यह कामयाब मिशन हर भारतीय को उसके मनोवैज्ञानिक धरातल में भी चार्ज करेगा। और इसरो का यह मिशन भारतीयों में भारतीय गौरव बोध का संचार भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन से रूबरू होते हुए कहा कि मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि गगनयान में इस्तेमाल हुए अधिकतम इक्विपमेंट भारत में बने हैं। एक गजब सहयोग है। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए टेक ऑफ कर रहा है, तो ठीक तभी भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयां तक ले जाने वाला है। और लेकिन इन दो भिन्न भिन्न कामयाबियों का एक साथ जोड़े होना महज सहयोग नहीं है। वास्तव में किसी राष्ट्र के महान सफर में कामयाबियों के ऐसे ही सिलसिले चला करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर जब कहते हैं कि महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसी किसी मिशन की कल्पना नहीं की जा सकती है, तब वह भविष्य की उन सुनहरी कामयाबियों की रूपरेखा तय कर रहे होते हैं जो इस मिशन से महिला सशक्तिकरण को मिलने वाली है। भारत में इसी सामर्थ्य से आज दुनिया हैरान रही है। यह अचानक मिली सफलता नहीं है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 400 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। इतनी हैरानी करने वाली सफलता अंतरिक्ष क्षेत्र में इतिहास में किसी भी दूसरे देश को नहीं मिली है। प्रधानमंत्री के तिरुवनंतपुरम दौरे के बाद भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई है। इस अवसर पर इसरो के वैज्ञानिकों ने व्योम मित्र नामक उस रोबोट से भी देश का परिचय कराया, जैसे इस साल अंतरिक्ष में भेजा जाना है। चूंकि गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भारत की पहली मानव उड़ान है, इसलिए इसको बहुत सजगता से पूरी तैयारी कर रहा है। यदि भारत अपनी इस परियोजना में सफल होता है तो वह अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, पूर्व में एकीकृत रूस, अमेरिका और चीन में अंतरिक्ष में मनुष्य को पहुंचाने में सफलता हासिल की है। पिछले साल अगस्त में देश ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़े झंडे गाड़े थे, जब हम अपने रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक उतारने वाले दुनिया के पहले देश बन गए थे। और इसके कुछ ही सप्ताह
बात दुनिया तब हैरान रह गई जब इसरो ने सूर्य की ओर भारत का पहला ऑब्जर्वेशन मिशन आदित्य एल भेजा था। यह इस समय कक्षा में मौजूद रहते हुए सूर्य पर नजर रख रहा है और दुनिया को सूर्य से संबंधित नई नई जानकारियां दे रहा है। भारतीय अभियानों का सिलसिला यही नहीं थमने वाला है। अगले कुछ दशकों में ही हमारा अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। साथ ही वर्ष 2040 तक चंद्रमा की सतह पर कोई भारतीय चहलकदमी भी करेगा। संस्कृति में समाहित हमारा स्वदेशी विज्ञान। विज्ञान वस्तुतः उस जगह भी होता है जहाँ हम नहीं समझते कि वह है। उदाहरण स्वरूप हमारे देश में दो मौसमों की संधि काल में आने वाले नवरात्र के व्रत पर पर्व भले धार्मिक कर्मकांड वाले माने जाते हों, परंतु इनका गहन वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बरसात के बाद आने वाले शरद ऋतु के संधि काल में सर्दियों के बाद व गर्मियों के पहले चैत्र में नवरात्र के उपवास का नियम बनाकर वैज्ञानिक ढंग से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही नवरात्र धार्मिक मनोभाव से मनाए जाते हों, लेकिन उनके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टि छिपी होती है। हमारी अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियों का एक मजबूत सिरा विज्ञान से जाकर जुड़ता है। इसलिए हमारे संस्कारों और संस्कृति से स्वदेशी विज्ञान का बहुत गहरा रिश्ता होता है। और हाथ जोड़कर प्रणाम करना, झुककर पैर छूना, सुबह सोकर उठने पर हाथों को रगड़ कर आंखों में लगाना, ये आदतें भली हमारे जीवन जीने का तरीका भर हों, लेकिन इन सब तरीकों के पीछे एक ठोस विज्ञान है। कल यानी कि बुधवार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भले स्वदेशी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में चुना हो, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन जीते हुए जो वैज्ञानिक चेतना, तर्कशीलता और प्रगतिशीलता हम प्रदर्शित करते हैं, वास्तव में वह हमारे जीवन में सदियों से विज्ञान की एक ऐसी कहानी कहती है जिसका नाता हमारे खून पानी और अस्थि मज्जा से होता है। और कोई भी देश अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी उसी तरह जीता है जिस तरह की उसकी भोजन व्यवस्था होती है, वही उसका स्वदेशी विज्ञान होता है। विविध देशों में जो अलग अलग पारंपरिक मेडिकल ज्ञान है, वह सिस्टम मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन अनुभवों के व्यवहार से हासिल संज्ञानात्मक निष्कर्ष है। इसलिए जब किसी देश की संस्कृति समृद्ध होती है तो भले ही उसका संस्कृति का रिश्ता आधुनिक जीवन शैली से ना हो, लेकिन वहाँ स्वदेशी विज्ञान का मजबूत आधार होता है। आज़ादी के बाद भारत की तत्कालीन सरकार ने यह महसूस किया था कि देश को आधुनिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन जीने की कला में तो हम सदियों से समृद्ध रहे, परंतु आज जो पश्चिम केंद्रित उपभोक्तावादी विज्ञान है, उस विज्ञान को भी आज़ादी के बाद भारत की विभिन्न संस्थाओं ने शानदार विकास किया है। और आज अमेरिका, चीन, रूस की टक्कर का ही हमने अपना अंतरिक्ष क्षेत्र विकसित किया है। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में यदि विकसित देशों के समकक्ष खड़ा है तो इसमें हमारे विज्ञानियों और तकनीकी विशेषज्ञों का ही कमाल है। उन्होंने जिस तरह से आज़ादी के बाद स्वदेशी तकनीक को विकसित करने में स्वयं को झोंक दिया, उसके चलते ही आज हम कई क्षेत्रों में दुनिया के बराबर या उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में हम दुनिया में सबसे आगे भी हैं और कई में पीछे भी हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह से भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, आधुनिक उद्योग जगत और उन सारे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की गई हैं और जो आधुनिक विकास और मनोविज्ञान को व्यक्त करता है, उससे हमारी स्वदेशी तकनीक बेहद ऊंची दर की है। और यह है भारत की वैज्ञानिक प्रगति का हासिल है। आज हर देश को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए न केवल अपने एक स्वदेशी भूमिका की भी जरूरत होती है, बल्कि यह एक तरह से वैज्ञानिक विकास का महत्वपूर्ण आकर्षण भी होता है। भारत सरकार ने यदि यह लक्ष्य बनाया कि अगले 1.5 दशक में देश की सारी पुरानी और उपयोग ना होने वाली स्वदेशी तकनीकों का आधुनिक तरीके से उपयोग शुरू किया जाएगा, तो भारत स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में न केवल अपनी निजी हैसियत को बढ़ाएगा बल्कि विज्ञान का भी भला करेगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखिए पढ़िए। बस कर भाई खरी खरी तंज कसा जाता है। राजनीतिक विक्षोभ प्रदेश कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश को लेकर सरकार के 2 माह उम्मीदों को लगे पंख। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने ना मुख्यमंत्री, चुनाव के बाद तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की जो संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सवाल सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और अपना 100% दीजिए और डेली आप लोगों को पढ़ना है। और यकीन मानिए आप सक्सेस हो जाएंगे अगर ऐसा आप करते हैं तो। धन्यवाद।